हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। जो मुझे पढ़ना है वो एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निश्चित समाकलन है, तो निश्चित समाकलन का उपयोग पढ़ना है हमको। निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग हम क्या करेंगे उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व में, और ये कैलकुलस के अंतर्गत मुझे पढ़ना है। अभी एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया मीन्स की क्षेत्रफल निकालना है ऑफ द रीजन, और वो रीजन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो इन इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसे इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि ये इन इक्वेशन है, मीन्स ये असमीकरण है। जब इक्वेशन रहता है तो सिर्फ इक्वल का साइन रहता है, और यहाँ पर जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये लेस देन और इक्वल टू है, ये भी लेस देन और इक्वल टू है, और ये 2 डायमेंशन में है, इसीलिए लिखा हुआ है x, y। क्योंकि 2 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट होता है और उसमें 2 जो है टपलेट होता है। तो इसमें 2 टपल है, एक x है और एक y है, जिसे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर यही 3 डायमेंशन में होता तो एक और होता, z भी होता, और तब इक्वेशन में भी फ्लक्चुएशन होता। तो ये 2 डायमेंशन में है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और वहां पर लिखा हुआ है सिचुएशन। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि बहुत सारे बुक में इसे ऐसे भी लिखता है, और करके हम लिख रहे हैं यहां पर, और इसे ऐसे भी लिखता है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द find the area of the region bounded by the curve x square is equal to y, and the line y is equal to x। इसे आप केयरफुल्ली वॉच करिए। फर्स्ट में तो लिखा हुआ है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये जो स्टाइल है लिखने का, इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा जो स्टाइल है एक और देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, और यहाँ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, और कह रहा है कि एक लाइन है और उस लाइन का भी इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, दोनों एक ही प्रश्न को इंडिकेट करता है, बस उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है और ये जो है उसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। ओके, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन है आता है अगर, तो आप समझेंगे कि दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से मुझे करना है। ओके, फर्स्ट वाला को क्या बोला मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं ये उसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। तो ये जो पोर्शन आप देखते हैं ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड को चुनेंगे, सेकंड और थर्ड को चुनेंगे,
तो आपको मालूम चलेगा कि फिर ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट होता है। तो उस तरह से लिखने का बस एक सेंस ये होता है कि बाउंडेड वर्ड को हटा देता है। देखिए फर्स्ट वाले में देखेंगे तो लगेगा कि बाउंडेड कहीं नहीं लिखा हुआ है और सेकंड वाले में बाउंडेड लिखा हुआ है। तो इसी बाउंडेड वाला जो वर्ड है उसको रिप्लेस करने का, उसको हटाकर और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब है इसका प्लानिंग कैसे करेंगे हम, तो गिवन इन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशंस, तो गिवन इन इक्वेशन को देखिएगा तो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई और लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो दोनों तरीके से नहीं लिखा रहेगा, कोई एक वे में वो क्वेश्चन जो है, कोई एक वे में उस क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। तो जब अगर ऐसा है तो देखिए इसमें क्या करते हैं, उस कंडीशन में टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, एक लैंग्वेज लिखते हैं इसमें, टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो जब हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन चुनते हैं तो एक आता है ऐसे एक्स स्क्वायर, और अब ये जो लेस देन और इक्वल टू है ये सिर्फ इक्वल टू में कन्वर्ट होगा क्योंकि संगत समीकरण है। और जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल का साइन लेते हैं, और जब इन इक्वेशन होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे तो इन इक्वेशन में लिखा है, उसका मतलब होता है असमीकरण। असमीकरण रहेगा तो उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सारे सिंबल उसमें अटैच रहते हैं। और जब हम कहेंगे कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यानी उसका संगत समीकरण बनाइए, तो एक बार आप क्या करिएगा, पहला दूसरा को चुनिएगा। किसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे कि सेकंड और थर्ड को सेलेक्ट करेंगे। तो सेकंड और थर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हो गया। अब आप देखेंगे ना कि फिर ये इसी तरह बन गया ये। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, कहीं देखेंगे इसे लिख देगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप बताइए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसका कर्व जो है कैसे ट्रेस करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। फिर से आप मुझे बताइए। हम इसको अभी लिख रहे हैं एस यू पी, क्या लिख रहे हैं, एस यू पी। अब आप गेस करिए कि एस यू पी क्या है। तो एस यू पी जो आप देख रहे हैं ना, वो है स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला। क्या है वो, स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता लगता है कि वो स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला है, तो उसे पता करने का जो तरीका है, हम पावर देखते हैं, x का पावर 2 और y का पावर 1। तो मैंने बताया था कि 21 कोड होगा तो या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, अब ये क्या होगा, तो ये होगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पासिंग थ्रू origin
फर्स्ट थर्ड quadrants passing through origin and first third quadrant। कह रहा है कि जब इसका ग्राफ हम ट्रेस करेंगे तो ये ओरिजिन से पास करेगा। कहां से पास करेगा? ओरिजिन लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से पास करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे लगता है कि ये ओरिजिन से पास करेगा? तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, जैसे एक इक्वेशन का इमेजिनेशन करते हैं, ये है 3x प्लस में 4y और इज इक्वल टू 7। ऐसे इक्वेशन से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। ये दो चर में रैखिक समीकरण है। इसको बोलते हैं कि x का कोफिशिएंट है, इसे बोलते हैं y का कोफिशिएंट है, और 7 को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कहता है कि कोई भी समीकरण जिसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी नहीं रहेगा, तो उसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो मूल बिंदु से पास करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब मूल बिंदु से पास करेगा तो देखिए ओरिजिन से पास करने का दो स्टाइल है। एक ऐसे है, तो इस स्टाइल को देखिए, ये प्रथम क्वाड्रांट है और ये कितना है? ये फर्स्ट है और ये वाला थर्ड है। तो कब फर्स्ट थर्ड से पास करेगा, कब सेकंड फोर्थ से पास करेगा? तो कहता है जैसे इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो 3x इक्वल टू कितना होगा? माइनस में 4y। तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाएगा, तो वो सेकंड और फोर्थ से जाएगा, यानी इस स्टाइल में जाएगा। दूसरा और चौथा से जाएगा। और अगर दोनों ही पॉजिटिव रहेगा तो उस कंडीशन में पहला और तीसरा से जाएगा, जैसे हमने बनाया हुआ है। अब आप इसे गेस करिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, इसमें अचर पद है भी नहीं, यानी सभी क्वालिटी को ये फुलफिल कर रहा है। तो ये ओरिजिन से पास करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये पहला और तीसरा क्वाड्रांट से भी पास करेगा। तो दो फीचर इसमें है, इसीलिए हमने उसके बारे में ऐसे लिख दिया। अब आप सोचिए कि अब इसका ग्राफ हम कैसे ट्रेस करें, इसका ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रेसिंग करना। तो पहला वाला क्या है? स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला है। उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इसलिए अगेन उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जब करेंगे तब तो हर क्वेश्चन में डिस्कशन करना पड़ जाएगा उसे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कर्व आएगा। इसीलिए इसका डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया है। इसके बारे में काफी हम लोगों ने जाना था कि वो कैसे ट्रेस होता है। तो आप क्या करिए कि एक अपवर्ड पैराबोला का इमेजिनेशन करिए। देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है, जहां से ये बेंड करता है वहीं इसका वर्टेक्स कहलाता है। ये ओरिजिन होता है। तो वैसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पर होता है उसे हम स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। और देखिए ये ऊपर की ओर खुल रहा है, इसलिए इसे अपवर्ड पैराबोला कहेंगे। ओके, तो ये हो गई इसकी मुख्य बातें। ये हमने क्या बना दिया? पैराबोला बना दिया। दूसरे वाले के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो मूल बिंदु से पास करेगा और पहला और तीसरा क्वाड्रांट से पास करेगा। तो देखिए यही मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन से पास करने वाला है। ये किसका ग्राफ हमने ट्रेस किया? तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, और ये किसका है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
दोनों का हमने बना दिया, एक से पैराबोला बना और एक से लाइन बना। एक और प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं जानते कि वो मूल बिंदु से पास करता है और पहला और तीसरा क्वाड्रेंट से होकर गुजरता है, तो क्या करते हैं? मैनुअली करते हैं। इसे मैनुअली करने का सेंस ये है कि हम ऐसे टेबल बनाते जैसे पहले करते थे, x लिखते y लिखते, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2, और इस तरह से तब हम मैनुअली ट्रेस करते हैं। तो भी वैसे ही ग्राफ आता, क्योंकि देखिए 1 हो गया तो 0 0 और एक पॉइंट हो जाएगा 2 2, तो जब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे ना तो ऐसा ही ट्रेस होगा कर्व। अब कह रहा है कि दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र को देखिए, तो दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये है जिसे हम सेट कर रहे हैं। कह रहा है कि दोनों से घिरे हुए, दोनों से बाउंडेड पोर्शन का एरिया कह रहा है निकालने के लिए। तो इसी एरिया को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, यही पोर्शन है। और ये क्या है? आपका ओरिजिन है, और यहाँ पर जो है एक पॉइंट ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं A। इसी पोर्शन का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि यही पोर्शन है जो दोनों से बाउंडेड है, दोनों से घिरा हुआ है, और एरिया हमेशा क्लोज्ड फिगर का निकलता है, बंद आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाता है। जो ओपन फिगर होता है, क्लोज्ड नहीं होता है, उसका एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी का एरिया निकालना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये लाइन और ये कर्व दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। जैसे पहला इक्वेशन कितना है? पहला इक्वेशन है कर्व का y = x², इसको हमने फर्स्ट मान लिया। दूसरा जो लाइन है उसका कितना है? y = x। इससे पैराबोला बनता है और इससे लाइन बनता है। दोनों एक दूसरे को कहां कट करेगा, दोनों के कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा, देन सॉल्व बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हल करेंगे। तो दोनों को हल करके आप क्या करिए कि x और y का वैल्यू निकालिए। तो आप बताइए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से ऐसा सिचुएशन बनेगा क्या? x² = x, x कैंसिल नहीं करेंगे आप, इससे रूट का लॉस हो जाता है, इसलिए कभी भी कैंसिलेशन नहीं करेंगे वेरिएबल का। अब बताइए यहाँ से क्या होगा? x का कॉमन बनेगा तो x - 1 = 0। अब एक पार्ट आएगा कि एक होगा x का वैल्यू 0 और एक होगा x का वैल्यू 1। और जब x का वैल्यू 0 होगा तो पुट करके देखिए y 0 हो जाएगा और यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा 1। यानी एक पॉइंट होगा आपका 0 0 और एक पॉइंट होगा आपका 1 1। यानी ये हिंट कर रहा है कि एक कटान बिंदु जो होगा इसका वो 0 0 होगा और एक जो इसका कटान बिंदु होगा 1 1। तो आप गेस करिए कि ये लाइन और ये कर्व एक दूसरे को कहां कट किया। तो आपको मालूम चलेगा कि एक कटान बिंदु है मूल बिंदु, तो वही बताता है कि एक कटान बिंदु है इसका 0 0 और एक और जगह दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और उसका कोऑर्डिनेट है 1 1। कितना है उसका कोऑर्डिनेट? 1 1। अब हम क्या करेंगे कि हमको मालूम है कि एरिया निकालने के लिए x एक्सिस पर लंब खींचना होता है और लंब खींचकर इसके फुट का कोऑर्डिनेट जानना होता है। तो फुट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0। कैसे होगा 1 0? क्योंकि इसी का x कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाता है और ये बिंदु x एक्सिस पर है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
हो गया, ये ट्रेसिंग हमने कंप्लीट कर लिया। जब हम ये ट्रेसिंग कंप्लीट कर लेंगे तो अब मुझे इसका एरिया निकालना है। ओके, तो इसका नेमिंग जो है, जैसे ए तो है ही, बस 2 ही पॉइंट दिख रहा है इससे घिरे हुए क्षेत्र का, तो 2 और पॉइंट का चुनाव हम कर लेंगे ताकि इसका नेमिंग करने में आसानी हो। एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं बी और एक बिंदु यहाँ पर हम ले लेते हैं सी। यानी मुझे एरिया निकालना है, और एरिया किसका निकालना है मुझे, देखिएगा ध्यान से, ओ बी ए सी ओ, इसी का मुझे एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मेरा प्लानिंग क्या है, पहले हम क्या करते हैं, ये लाइन देख रहे हैं ओ बी ए, वो लाइन का पोर्शन है, ओ सी ए ये वक्र का है। तो आप सोचिए कि लाइन पर ऐसे हम पेंसिल को रखें और एक्स एक्सिस में सट जाना है, यहाँ से आकर और एक्स एक्सिस में टच करना है। यहाँ पर मार्कर को रखिए और लाकर इसे यहाँ पर टच कराइए। ओके, तो उस पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसमें से फिर देखिए वक्र पर इस पेंसिल को रखेंगे और एक्स एक्सिस में टच करेंगे। इसका एरिया अगर घटा दें तो उसका एरिया निकल जाएगा जो छायांकित भाग है, उसको देखिए। एक बार हम ऐसे लिखते हैं तो और क्लियर समझिए। पहले हम एरिया निकाल रहे हैं, ओ बी ए एल ओ, देखेंगे ध्यान से आप। अब फिर माइनस हम एरिया निकाल रहे हैं, ओ सी ए एल और ओ, क्योंकि बताए थे जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर एंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसे, आप एक पोर्शन को हम कंसीडर करते हैं, ओ बी ए एल और फिर ओ, ये एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। उसका क्षेत्रफल निकालकर उसमें से देखिए किसको माइनस कर रहा है, ओ सी ए एल ओ, इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस करने वाले हैं। और जब हम माइनस कर देंगे तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो छायांकित भाग का होगा, शेडेड पोर्शन का होगा। अब एरिया निकालने के लिए करते क्या है हम, तो देखिए पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो एक लंब यहाँ से खींचेंगे और एक यहाँ से खींचेंगे, तो ये तो ऑलरेडी सटा हुआ है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है और ये 1 है, और फॉर्मूला क्या है, y dx। लेकिन अब इसमें ये देखना होगा कि y किसका है, लाइन का है या कर्व का है। तो पहला वाला जो देख रहे हैं ये y कहाँ से निकालना है, लाइन से निकालना है, तो y l लिख दिए dx माइनस दूसरे वाले का, इसका भी एक अंत बिंदु यहाँ है और एक अंत बिंदु यहाँ है, तो इसका भी वही होगा 0 से 1। अब देखिए इसमें ये पोर्शन, ये वक्र वाला देख रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या करेंगे, y और वो किसका पोर्शन है, पाराबोला का, dx हो गया। अभी दोनों को एक साथ मिलाकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 1 y लाइन और माइनस में y पाराबोला, और ये हो जाएगा dx। कैलकुलेशन इसका बहुत आसान होता है, मेन गेम है इसका ट्रेसिंग करना। अगर ट्रेसिंग करना आ गया तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कहता है कि लाइन वाले इक्वेशन से, तो देखिए ये लाइन है और ये क्या है, पाराबोला है, तो लाइन से y का वैल्यू x हो जाएगा, पाराबोला वाले से y का वैल्यू, और ये हो गया आपका dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और कितना हो गया यहाँ पर 0 से लेकर 1।
अब जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस में 1/3। और जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 1/6 और ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट्स। कितना हो गया, 1/6 स्क्वायर यूनिट हो गया, उसका एरिया हमने निकाल दिया। अब आप ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, तो ये तो बहुत आसान होता है। मेन गेम यहाँ है जो हमने काफी वक्त इसमें दिया ट्रेसिंग करने। आप यूं समझिए कि ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 10 मिनट में करना है मान लीजिए, तो आपका 6 मिनट ट्रेसिंग में जाना चाहिए, 7 मिनट, और 2 से 3 मिनट्स जो है सफिशिएंट है इसका कैलकुलेशन करने के लिए। कभी कभी ये भी लेंथी होता है बट मैक्सिमम केसेस में ये आसान ही होता है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। देखिए OBA क्या है, लाइन है। OCA क्या है, पाराबोला का भाग है। तो लाइन से x एक्सिस पर, लाइन से x एक्सिस तक आइए और उसका क्षेत्रफल निकालिए। पाराबोला से x एक्सिस तक आइए, उसका क्षेत्रफल निकालिए। और उसमें से लाइन वाले में से पाराबोला वाला को माइनस कर दीजिए, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वो कितना है, 1/6 से स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल है, तो हम उसको वर्ग इकाई में लिखते हैं। यानी रिक्वायर्ड एरिया जो है मेरा वो कितना हो गया, रिक्वायर्ड एरिया 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। और यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, तो आप इस ट्रेसिंग में ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हमने क्या कहा, फिर से एक बार रिकॉल कर लें कि वैसा रैखिक समीकरण जो अचर पद को कंटेन नहीं करता है उसका ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से पास करता है। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ जो है पहला और तीसरा से जाएगा और साथ ही साथ मूल बिंदु से भी जाएगा। इसीलिए कहता है कि any linear equation in two variables does not contain constant term, graph of that equation must pass through origin। कहता है कि कोई भी इक्वेशन जो अचर पद को कंटेन नहीं करता, लीनियर इक्वेशन, तो उसका ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से जाता है। और ये टेबल भी देखिए 0 0 है। 0 0 किसका कोऑर्डिनेट है, तो आप बोलेंगे ओरिजिन का है। वो भी इंश्योर करता है कि उसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। सूत्र क्या है, स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है पैराबोला का, जहां से वो बेंड करता है। तो वर्टेक्स यानी शीर्ष, तो कहता है कि जब वर्टेक्स 0 0 होता है मींस कि मूल बिंदु होता है, तो उस कंडीशन में वो स्टैंडर्ड कहलाता है। और ऊपर की ओर जब खुलेगा तो ये अपवर्ड पैराबोला कहलाएगा, नीचे की ओर खुलेगा तो डाउनवर्ड कहलाएगा। दोनों में से कोई एक माइनस कर दे, अगर यहां माइनस कर देते हम तो उसका ग्राफ जब हम बनाते तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता। मतलब बनाते ऐसा ही, बस इस तरह का शेप लाते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखें।